हम लोग अपना माइक्रोस्कोप का एक टॉपिक कवर कर रहे थे जिसका पार्ट वन हम कवर कर चुके हैं, तो अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू के अंदर या पार्ट टू से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने इसके लेबल्स कवर कर लिए थे। आप लोग लेक्चर सुनिएगा ज़रूर, उसके लेबल्स नज़र आएंगे, लेकिन आपको एक एक की डिटेल जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम उसका ओवरव्यू लेने के बाद पिछले लेक्चर का थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। डायग्रामेटिक लेबलिंग आपने देख ली थी माइक्रोस्कोप की, और उसी पर आपको सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए गए थे। ये एक जस्ट रिवीन के तौर पर आपको लिख रहे हैं कि एक इल्यूमिनेटर था जहां से लाइट सोर्स था, जहां से लाइट आ रही थी स्पेसिमेन पे टकराने के बाद लेंस में आती थी, और वहां से फिर आपकी आई में आती थी। इसी तरह कंडेंसर था जो फोकस करता था लाइट को स्पेसिमेन के ऊपर। फिर इसी तरह स्टेज था। स्टेज क्यों था? स्टेज क्या करता था? सपोर्ट प्रोवाइड करता था ऑब्जेक्ट जो भी आप उस पर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिमेन भी कहते हैं आप उसको। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या थे? वो लेंस जो नियरेस्ट थे किसके लेंथ के, सॉरी, जो नियर थे ऑब्जेक्ट के ग्लास स्लाइड्स के, उनके। ठीक है, जिनकी लेंथ, फोकल लेंथ वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू लेंस टू लेंस। कि ऑब्जेक्ट लेंस जितना नियर होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जितना नियर होगा ऑब्जेक्ट के, वो या दूर होगा, वो जो लेंथ होगी, वो जो डिस्टेंस होगा, वो फोकल वो उसकी ऑब्जेक्टिव की लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो वो वेट वेरी कर सकती है। इसी तरह नोज पीस भी आपने देखा, जिसके साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच होते हैं। आप उसको रोटेट करके स्पेसिमन को हिलाए वगैरह से आप लेंस चेंज करके उसको डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह आयरस के डायाफ्राम था, जो कि कंडेंसर के अंदर लाइट को आने का अलाउ कर रहा था। बेस आपको पता है इसकी सॉलिड थी स्पोर्ट के लिए, तभी माइक्रोस्कोप अच्छा वर्क करती है। कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज आपने पढ़ लिए थे, जो फास्ट फोकसिंग के लिए यूज होते हैं। इसी तरह फाइन फोकसिंग या और डिटेलिंग क्लियर करने के लिए, फाइन डिटेलिंग के लिए आपके फाइन फोकसिंग नॉब होते हैं। बॉडी आपके सामने थी, माइक्रोस्कोप की पूरी बॉडी, वो उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ लेंसेज अलग अटैच हैं, उसके साथ स्टेज अलग अटैच है, और वो बेस के साथ अल्टीमेटली अटैच हो रही है। इसी तरह ओकुलर आई पीस थे, वो लेंस जो हमारी आंख, जिसमें से हम डायरेक्टली देख रहे हैं, वो जो आंख के नियर लेंस है वो ओकुलर आई पीस कहलाता है। इस स्लाइड के अंदर आपको कुछ और बातें समझने के लिए मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि लेंसेज को समझना जरूरी है। आप कहेंगे कि आपके पास लेंस जो होगा उसके ऊपर मेंशन होगा कि 10x का है, 4x का है, 30x, 40x, 20x और 60x और 100x। ये एक चीज मेंशन होगी जो कि उस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर को शो करेगी। अगर आप कहें कि आप किसी तरह जज कर सकें कि मैं, अगर उसके ऊपर लेबल ना हो कि ये कौन सा लेंस है, तो इट्स बिट डिफिकल्ट। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ऑलरेडी मेंशन करके देते हैं कि ये किस पावर का, मैग्निफिकेशन पावर का लेंस है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपके पास मिनिमम 4x का लेंस मिलता है, जिसको आप स्कैनर भी सब माइक्रोस्कोप में कहा जाता है। स्कैनर का मतलब ये है कि वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल या मैग्नीफाई करके नहीं चीज देता, वो आपको सिर्फ ये जरूर बताता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट एरिया है, क्या स्लाइड ठीक प्रिपेयर्ड है या नहीं है, ऑब्जेक्ट अपेरेंटली दूर से देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वो एक लार्ज फील्ड प्रोवाइड करता है, और वो आपको एक बहुत बड़ा व्यू देता है ऑब्जेक्ट का, कि कहाँ पर आपको कौन सा एरिया मोर अप्रोप्रिएट लग रहा है फॉर ऑब्जर्वेशन, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप कहें कि 10x, यस, 10x इज अनदर लो पावर लेंस। अब ये 10x लो पावर लेंस है, और आई पीस डेफिनेटली उसकी पावर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो 10x है। तो ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप की, देन इट विल बी कंसीडर्ड 100x। तो 100 टाइम्स वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है जो आपको याद रखना है, कि जो लो पावर लेंस है ये भी बहुत ज्यादा डिटेल किसी भी चीज की नहीं बताता। ऑल्दो इसको स्कैनर आप नहीं कह रहे, लेकिन ये 10x लो पावर लेंस है, आपको फील्ड थोड़ी कम करके दिखाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी डिटेल आपने देखनी है वो 4x की निस्बत थोड़ी सी बड़ी करके जरूर नजर आती है। बट अगेन कुछ स्टडीज में ये बहुत अच्छा और बहुत सिग्निफिकेंट होता है। कुछ स्लाइड्स आप टिश्यू स्ट्रक्चर या बहुत उसमें देख सकते हैं, उसमें अगर आप एक्सपीरियंस की बेस पर जज कर सकते हैं। बट अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर आपको हाई पावर पे लेंस पे जाना पड़ेगा। तो 40
40x, 45x और इसी तरह 60x वगैरह के जो लेंसेज हैं ये सारे के सारे हाई पावर में कंसीडर होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप बहुत सारे सेल्स या ऑर्गेनिज्म का बड़ा अच्छा और क्लियर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है, ठीक है। इसको हाई पावर लेंसेज कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह हाई पावर लेंसेज के बाद अब जितनी भी वेट माउंट की स्लाइड्स प्रिपेयर होगी, लाइक अगर आपको यूरिन एग्जामिनेशन को माइक्रोस्कोपी करनी है तो वो आपको मिलेगा। वेट माउंट प्रिपरेशन आपको हाई पावर लेंस में देखनी है। इसी तरह अगर आपको कोई किसी भी सेल की ज्यादा डिटेल देखनी है, ये आप 40x पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले 10x पे स्लाइड फोकस की हो गई, फिर आपने उसको 40x पे ले गए, नोज पीस को मूव करवाने से लेंस 40x आ गया, तो आपको और डिटेल मिल गई जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया था वट, तो वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप बात करेंगे 40x पे भी कुछ सेल्स की डिटेल आपको अच्छी नहीं मिलती, आप उसको और इन्हांस करना चाह रहे हैं और डिटेल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको हाई पावर के बाद मिलते हैं ऑयल इमर्शन लेंस। ऑयल इमर्शन लेंस क्या होते हैं? ऑयल इमर्शन लेंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअली इमेज को इतना इन्हांस कर रहे हैं कि उनको एक खास लिक्विड चाहिए है जिसकी वजह से वो लाइट प्रॉपरली उनके अंदर एंटर हो, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर एंटर हो और वो अच्छा इमेज बना सके विदाउट स्पेसिफिक ऑयल। लाइक सीडारवुड ऑयल है आपके पास, ये यूज होता है कॉमनली, तो वो हर तरह का ऑयल यूज नहीं हो सकता। बी केयरफुल, सीडारवुड ऑयल और ये सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और ये ऑयल एक ड्रॉप यूज किया जाता है, तो लाइट ऑयल की वजह से रिफ्लेक्शन चेंज होने के बाद वो आपके आई में फोकस हो जाती है 100x की लेंस में से गुजरने के बाद, अगर ऑयल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर ऑयल यूज नहीं किया जाता तो लाइट प्रॉपरली इस लेंस में, क्योंकि बड़ा लेंस है, ये मैग्नीफाई कर रहा है, तो लाइट प्रॉपरली फोकस नहीं होती जिसकी वजह से आई में इमेज क्लियर नहीं बनता। सो डेफिनेटली आपको ऑयल इमर्शन लेंस इसीलिए कहा जाता है कि इसमें स्पेशली आप ऑब्जेक्ट को के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप करते हैं, फिर उसमें लेंस डिप होता है तो ये नजर आता है। ओके, सो आपको हाई पावर पे आप ऑयल यूज नहीं कर सकते, इमेज खराब हो जाएगा। लो पावर पे भी आप यूज ऑयल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कहेंगे मैग्निफिकेशन पावर टोटल इनकी डिफरेंट इसीलिए हो जाएगी जब आप मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि इसकी वेरी कर रही हैं। अब वही बात है कि जब मैंने कहा कि लाइट अंदर की तरफ या फोकस की जाती है, 10x पे आपको कम लाइट चाहिए, इसी तरह हाई पावर पे आपको और लाइट चाहिए, तो ऑयल इमर्शन पे लाइट आपकी थोड़ी सी तेज और होनी चाहिए ताकि प्रॉपर इमेज की डिटेलिंग ज्यादा मिल सके। तो न्यूमेरिकल अपर्चर, जो अपर्चर है उसकी भी कुछ वैल्यू सेट होती हैं कि वो कितना ओपन होगा। तो यूजली देखा गया कि 10x वाला 0.25 2.30 के दरमियान ओपन हो जा लाइट अप्रोप्रिएट होती है। हाँ, ऑल दो इल्यूमिनेटर की टाइप कौन सी है, लाइक वो हेलोजन बल्ब है, लाइक वो कौन सी लाइट है, लेड लाइट है, तो उस पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है जब उसकी आई कहाँ पर उसकी एक आई साइड का इफेक्ट है वो उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह ये अब लेंसेज के अंदर के मिरर आपको बताए गए हैं कि जो लेंस 100 और ये लो पावर और हाई पावर, ये लेंसेज एक ही छे बने होते हैं एक ही टाइप से, और इसके अंदर कनकेव लेंसेज यूज हुए हुए होते हैं। और ज्यादा हाई पावर में ये है कि वो लेंसेज की काउंट ज्यादा हो जाता है, और ऑयल इमर्शन में वो लेंस यूज नहीं होते, उसमें प्लेन लेंस यूज होता है, इसीलिए आपको ऑयल की भी जरूरत पड़ती है। फोकल लेंथ क्या होती है? अब फोकल लेंथ एक खास डिस्टेंस है जो आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान होता है, ठीक है। आप कोई भी लेंस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ रखकर नहीं देख सकते, तो एक डिस्टेंस होता है। जिस तरह आपकी आंख बिल्कुल पास से पेपर को नहीं पढ़ सकती, इसी तरह आपकी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में एक डिस्टेंस होता है, एक लेंथ होती है स्पेसिफिक, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। और 10x ज्यादा दूर से क्रिएट करता है, इमेज को देख सकता है, तो इसीलिए उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, वो 16 mm के अराउंड है। इसी तरह हाई पावर 4 mm के अराउंड है। और ऑयल इमर्शन तो ऑब्जेक्टिव के बहुत नियर जाकर फोकस करता है, तो लिहाजा इसकी 1.8 to 2 mm है।
इसी तरह ये सारा वर्किंग डिस्टेंस भी आ गया, आयरस, डायाफ्राम, और ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको सिग्निफिकेंट बताई जा चुकी हैं। अब ये रेजोल्यूशन आपको पता है विच इज इंपॉर्टेंट लास्ट वन, तो अप्रोक्सीमेट रेजोल्यूशन आप इसको 100% नहीं बता सकते, लेंस भी कंपनी टू कंपनी, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी कर सकती है, एंड क्वालिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो लो पावर की मिलेगी 0.9 माइक्रोमीटर, इसी तरह हाई पावर की 0.35, और इसी तरह ऑयल इमर्शन की 0.18 माइक्रोमीटर। मीन्स टू से ऑयल इमर्शन दो डॉट या लाइंस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, उसको डिफ्रेंशिएट ज्यादा कर सकता है, इसीलिए आपको 100x के लेंस पर डिटेल ज्यादा मिलती है, ज्यादा और अच्छे तरीके। जी, आपके पास सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया को दिखाया गया है, ये बैक्टीरिया फोकस हुए हुए हैं 100x के लेंस पर। ठीक है, आप कोयल इमर्शन पर जब फोकस करेंगे तो आपको बैक्टीरिया आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर और कुछ आपको रेड या पिंक से कलर में रॉड्स मिल रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया हैं जिनको ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 100x के ऊपर। ये ऑल्दो ग्राम स्टेनिंग है, बट इसके अंदर आप देखें तो आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप और 100x बड़ा क्लियर कट बता रहा है कि दोनों डिफरेंट हैं, और दो बैक्टीरिया आपस में कहाँ जुड़े हुए हैं, सेम कैटेगरी की। जैसे अगर ये ब्लू हैं तो वो भी पता चल रहा है कि वो चेन में जुड़े हुए हैं या क्लस्टर्स में जुड़े हुए हैं, और इस यही चीज हेल्पफुल होती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में, बैक्टीरिया को डायग्नोज प्रॉपरली करने में। अ वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि क्या माइक्रोस्कोप एक ही तरह की है? ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप जो आप यूजुअली यूज कर रहे हैं अपनी लैब्स में, अपनी इंडस्ट्री या कहीं भी, कॉमन यूज होने वाली माइक्रोस्कोप्स में लाइट आती है, हमारी आंख में इमेज बनाती है, हमें इमेज डार्क नजर आता है, कलर जो भी हो उसका, जो भी आपने स्टेन किया, लेकिन बैकग्राउंड में सारी लाइट नजर आती है। यही बेसिक ज्यादा कॉमन यूज होने वाली है, बट इसको कहा जाता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की जरूरत भी पड़ती है। नाम से पता चल रहा है जो फील्ड होगी वो डार्क नजर आएगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट नजर आएगा, लाइट के साथ नजर आएगा। तो अगर फील्ड डार्क हो और ऑब्जेक्ट लाइट के साथ नजर आए तो ऑटोमेटिक आई जो है वो उसको कैप्चर करेगी, तो जब कैप्चर करेगी तो वो डायग्नोसिस में हेल्पफुल होगा, और हमें इसका एडवांटेज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का भी पता चल जाएगा। तो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक डिस्क ऐड की जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डिस्क ऐड की जाती है, और वो जो है स्पेशल डिस्क बनी हुई होती है जिसको कॉल्ड अ स्टॉप टू कंडेंसर, जिससे क्या होता है कंडेंसर के अंदर जो लाइट आने वाली है वहां पर जब डिस्क ऐड की जाती है तो लाइट कंडेंसर प्रॉपरली लाइट उसको अंदर डायरेक्टली इमेज के ऊपर नहीं फेंकता, तो फील्ड डार्क हो जाती है। तो इसी तरह क्या होता है कि स्टॉप, जो ये हमारे पास डिस्क थी, जब उसने लाइट स्टॉप की, all light from entering the objective lens except peripheral light that is reflected off the side of the specimen। तो वहां पर क्या होता है, जो कंडेंसर ने ऑब्जेक्ट पर लाइट डालनी थी वो बाहर निकल जाती है ऑब्जेक्ट से बाहर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं होती। सो लिहाजा क्या होता है, द रिजल्टिंग इमेज इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। तो लिहाजा क्या होता है कि अगर ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ब्राइट फील्ड के, लाइट जो है जहां पर ऑब्जेक्ट डार्क नजर आ रहा था, ठीक है, और फील्ड लाइट नजर आ रही थी, तो अब क्या होगा, डिस्क रखने से फील्ड डार्क हो गई और लाइट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशल सेल के ऊपर या उसमें से नजर आएगी। तो आप जब लाइट देखेंगे आप कहेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेल मौजूद है, इसीलिए इसको ब्लैक फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है और डार्क फील्ड भी कहा जाता है। ज़्यादातर स्पायरोकीट्स की स्टडी के लिए या लेप्टोस्पायरल स्टडी के लिए और सिफिलिस के इन्फेक्शन के लिए भी डार्क फील्ड को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें स्टेनिंग जो है उसकी स्टेन डिफरेंट होने की वजह से, कॉमन स्टेन से ना स्टेन होने की वजह से भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही माइक्रोस्कोप हो और उसके ऊपर मुझे डिफरेंट शेड्स मिले, एक नहीं, लाइट है या नहीं है ये नहीं, वो तो डार्क फील्ड या लाइट ने कर दिया, बट एक माइक्रोस्कोप की टाइप है जिसको कहा जाता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप।
ये लाइट को ऐसे एमिट करती है, इसमें स्पेशल टाइप के कंडेंसर यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज होते हैं स्पेशल टाइप के, कि जब लाइट उनमें से यूज होती है और वो लाइट को थोड़ा सा उसके फेज से हटा देते हैं, तो लिहाजा अल्टीमेटली क्या होता है, जिस जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है वहां पर डिफरेंट शेड्स क्रिएट होते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो वो डिफरेंट शेड्स क्रिएट करेगी, जिसको आप कहते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो एक कंट्रास्ट तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है जब कलर्स डिफरेंट होंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्क होता है। तो एक ही लेंजेज या वो जो आप यूज कर रहे हैं कंडेंसर, जब उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने वाले ग्लास या लेंसेज या मिरर लगा हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट को डिफरेंट वे में रिफ्लेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक स्पेसिमन शेड्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और कंट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ये ज़्यादातर माइक्रोबियल मोटेलिटी की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सेल देखना है और उसका फ्लैजेला देखना है, आपने ये देखना है कि कहाँ पर फ्लैजेला मूव कर रहा है और कहाँ पर सेल कहाँ तक गया और सेल कहाँ, सेल में डिफरेंट शेड है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी डिफरेंट जो है लिविंग सेल की शेप कैसी है, लाइक कैंसर स्टडी के लिए, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरियल कंपाउंड्स लाइक एंडोस्पोर्स होते हैं, इंक्लूडिंग बॉडीज होती हैं लाइक मेटा ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन सब की स्टडी के लिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को अगेन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप एक और अच्छी माइक्रोस्कोप की टाइप है। जितनी मॉडिफिकेशन हैं वो सारी इसीलिए हैं कि इमेज बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो इसलिए क्या किया जाता है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप जो है ऑर्डिनरी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे है, ये इट यूटिलाइज अ पावरफुल मर्करी वेपर आर्क लैम्प फॉर इट्स लाइट सोर्स। सबसे पहली बात ये कि इसके ऊपर एक इसका इल्यूमिनेटर चेंज है, वो मर्करी लैम्प यूज किया जाता है, ठीक है। और डार्क फील्ड कंडेंसर यूज किया जाता है, डार्क फील्ड कंडेंसर यूज इन प्लेस ऑफ द कन्वेंशनल एवी ब्राइट फील्ड कंडेंसर, ठीक है। तो इसमें जो आप कंडेंसर यूज कर रहे हैं वो भी चेंज है। इट इम्प्लॉयज 3 सेट्स ऑफ फिल्टर। अब उस कंडेंसर के अंदर फिल्टर्स हैं, ठीक है, डेट पासिस अप थ्रू द इंस्ट्रूमेंट टू द आई। अब वो जो है फिल्टर, वो फिल्टर से लाइट गुजरने के बाद आंख में आती है, ठीक है। वो लेकिन इस माइक्रोस्कोप के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये हर तरह के स्टेन या उस पे काम नहीं करती। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो आपको स्पेशल स्टेन यूज करने पड़ेंगे जो कि फ्लोरेसेंट हों। फ्लोरोक्रोम्स कहा जाता है उनको, कि जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो खास कलर देते हैं, और फील्ड जो है वो डार्क तो हो जाती है, बट ड्यू टू कलर डिफरेंसेस among the different cells और ऑब्जेक्ट्स, आपको ये फ्लोरोक्रोम वाले स्टेन्स की वजह से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप अच्छा काम करके देती है। लाइक ओरामिन ओ यूज किया जाता है, एक्रिडीन ऑरेंज यूज किया जाता है, फ्लोरेसिन यूज करते हैं, ये सारे फ्लोरोक्रोम्स हैं, डिफरेंट स्टेन यूज किया जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की यूजेस लिखे हुए हैं, एक एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरर डिफरेंट फ्लोरोक्रोम्स बनाते रहते हैं। तो आपको अगर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज करनी है इन शॉर्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोरोक्रोम से स्टेन करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी स्टेनिंग जो है टेक्निक्स और जो स्टेन्स हैं वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में काम नहीं। नाउ हमने लाइट के यूज के साथ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया माइक्रोस्कोप को, जो हमने स्टडी कर लिया। अब हम लाइट से भी आगे निकल रहे हैं। हमने लाइट की बजाय कोई और चीज यूज करके इमेज को और इन्हांस करने की कोशिश की, तो हमारे पास जो क्रिएट हुई वो हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट यूज नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बम्बार्डमेंट जिसकी कराई जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक इमेज क्रिएट होता है, आप उस इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है कि आपके पास माइक्रोग्राफ जो है वो मिलते हैं, ठीक है। लाइक आपने जब इसको ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, इमेजेस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन
अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है कि जब आप कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, इमेज जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर स्ट्राइक करती है और उसका जो इमेज बनता है उसको आप ऑब्जर्व जब करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और उसकी जो रिकॉर्डेड फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो ड्रॉबैक्स हैं वो हो सकते हैं कि कुछ जगहों पर स्पेसिमेन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्पेसिमेन आर किल्ड इन ऑर्डर टू व्यू दी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सम टाइम क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई ये हो सकता है कि उसने टिश्यू कहीं या कोई सेल या ऑब्जेक्ट डैमेज ही ना कर दे। चांसेस हैं, होता नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं। ठीक है। और कुछ जगहों पर लैक ऑफ कलर मिलता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम स्ट्राइक हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहां पर कलर आपको कम मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है। और लेकिन इसमें ज्यादातर ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर ही मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट स्टेन से डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही मिलने वाली है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दो तरह से, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और वायरसेस उनकी डिटेल देखने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। और अगेन वही बात है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं स्पेसिमन से टकराने के बाद, तो उससे इमेज क्रिएट होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर बात करें कि कैन नॉट रेडली, अब कुछ, अब इलेक्ट्रॉन जब पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो टकराते हैं, टकराने के बाद जब ट्रांसमिट होते हैं तो वो फिल्म पर टकराते हैं। तो जैसे जैसे कि ट्रांसमिट होता जाता है उसी तरह उसका इमेज क्रिएट होता रहता है। ठीक है। द डार्केस्ट एरिया ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ रिप्रेजेंट द थिकर पार्ट्स एंड द लाइटर एरिया इंडिकेट्स द मोर ट्रांसपेरेंट एंड द लेस डेंस। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने देख ली, उसके अंदर क्या किया जा रहा है कि ट्रांसमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, आपने बम्बारमेंट करवा दी। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिलती है, और भी डिटेल पिक्चर मिल सकती है। वो कैसे कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सीरीज वाइज इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवा रहे हैं, तो लिहाजा वो क्या करते जाते हैं, यूं ही आप उसको स्कैन करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को बम्बारमेंट करवा करवा के, तो वो साथ ही साथ एक इमेज क्रिएट करती जा रही होती है। तो ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो 100x लेंस के साथ उसकी मैग्निफिकेशन पावर 1000x थी। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू 20,000, सॉरी टू नहीं, 20,000 टाइम ज़्यादा इमेज इन्हांस करके दिखा रही है। तो जस्ट इमेजिन, आपको एक चीज़ डबल होकर नज़र आए तो वो कितनी प्रोमिनेंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 20,000 टाइम्स बड़ा करके इमेज क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए आप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे एटम्स और स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी इजीली कर सकते हैं। अब फॉर अ रिकॉर्ड पर्पज आपके सामने कुछ डिफरेंसेस और पहले तो करेक्टरिस्टिक्स रख दिए गए हैं। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंस हैं वो दोनों मेंशन कर दिए गए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर लाइट यूज़ की जा रही है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ग्लास लेंस यूज़ किए जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज़ होते हैं। इसी तरह ग्लास लाइट है, वहाँ पर कॉपर मैश यूज़ किया जाता है। तो ये सारी की सारे डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। अब इस स्लाइड पे बड़े केयरफुली फीचर्स देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। तो अब देखें, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर यूवी रेज यूज हो रही हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, और इनकी वर्किंग सारी की सारी आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दी गई है। थैंक यू।